Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today is my 18th lecture of Commercial Geography class 12th icon for week 10th. Students, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से कबल हमारा ये मामूल होता है कि हम कुछ मिनट गुज़श्ता जो आखिरी लेक्चर दिया होता है उसको रीकैप करते हैं और फिर अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का लेक्चर चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज लेक्चर 18 है और वीक 10 के लिए जिसका मेन टॉपिक है वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया में जो है वो सूती कपड़े जो ऊनी कपड़े की सन्नत है वो किस तरह की है, उसके मेन फैक्टर्स क्या हैं और किन किन ममालिक में इसकी प्रोडक्शन क्या है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से कबल हम जो गुज़श्ता लेक्चर है लेक्चर 17 वीक 9 उसको रीकैप करते हैं और रीकैप का मकसद ये होता है कि आपको गुज़श्ता लेक्चर के अहम पॉइंट्स दोबारा याद दिलाए जाएं। तो प्रीवियस लेक्चर 17 के जो अहम पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये पहले हम पढ़ चुके, इसको रीकैप करते हैं। फिर फेवरेबल फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो सूती कपड़े की सन्नत है इसमें इसके क़याम के लिए जो मौजू अवामिल हैं वो कौन कौन से हैं। और फिर हमने द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में सूती कपड़े की सन्नत की तकसीम और पैदावार को हमने रिव्यू करना है, इसको सरसरी हम इसका जायजा लेना है दोबारा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है क्या। बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, Indian people knew about the art of cloth manufacturing from cotton. यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल हिंदुस्तान के जो लोग थे बरसगीर पाकगंज जिसमें हम रहते हैं, ये लोग सूती का कपड़े से यानी कॉटन से जो कपास है इसे सूती कपड़ा बनाने का फन जानते थे। The Indian cloth was very popular in various other countries at that time. उस वक्त जो हिंदुस्तानी सूती कपड़ा होता था ये दुनिया के दूसरे ममालिक में, जो दुनिया के दीगर ममालिक होते थे, इसमें ये बहुत पॉपुलर था। In those days, all the processes such as getting of fiber from cotton, making of yarn from fiber and manufacturing of cloth from yarn were performed by hands. उस ज़माने में तमाम जो प्रोसेस जैसा कि कपास से रेशा कलेक्ट करना, रेशा हासिल करना यानी जिसको फाइबर कहते हैं, फिर धागा मेकिंग ऑफ yarn फ्रॉम फाइबर, फिर इस रेशे से धागा बनाना, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ फ्रॉम yarn, और फिर धागे से कपड़ा बनाना, ये सारे का सारा काम जो है वो किससे होता था, ये सारा काम हाथ से होता था। बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, लेकिन 18वीं सदी में जब सनती इनकलाब आया, स्टीम इंजन दरियाफ्त हुआ, इन्वेंट हुआ, ईजाद हुआ, एंड वेरियस अदर मशीन और दूसरी बहुत सारी मशीनें ईजाद हुई, लाइक जीनिंग मशीन 1793 1793 में जो जीनिंग मशीन थी, स्पिनिंग मशीन 1764, और फिर 1764 में स्पिनिंग मशीन एंड ऑटोमेटिक पावर लूम इन यूनाइटेड किंगडम, और बरतानिया के अंदर जीनिंग मशीन, स्पिनिंग और ये ऑटोमेटिक जो पावर लूम जो वो जब से ये ईजाद हुए तो क्या हुआ कि देयर हैपेंड अ रेवोल्यूशन इन दिस इंडस्ट्री, तो कपड़े की सन्नत में एक इनकलाब रुनुमा हुआ। नाउ दिस इंडस्ट्री हैज बीन फ्लोरिशिंग इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब ये सन्नत जो है वो दुनिया के दूसरे ममालिक में काफ़ी हद तक फैल चुकी है। इसमें डायग्रामेटिकली मैंने आपको दो पिक्चर्स दिखाई थी, पिक्चर्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें फर्स्ट में पौधा भी दिखाया था कि इसका प्लांट पौधा किस किस्म का है, फिर मशीनों से कॉटन
से जो फाइबर है इससे धागा कैसे बनाया जाता है और इस धागे से फिर कपड़ा कैसे, सेकंड डायग्राम में कपड़ा भी दिखाया गया था कि ये क्लॉथ कैसे बनाया जाता है। इसके बाद फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो सूती कपड़े की सनत के लिए फेवरेबल फैक्टर्स कौन से हैं? तो फेवरेबल फैक्टर्स में सबसे पहले है क्लाइमेट। क्लाइमेट के हवाले से हमने पढ़ा था कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसके क्याम में जो रॉ कॉटन है और जो पावर रिसोर्सेज है इसको इम्तियाजी मुकाम हासिल है, और जिस जगह ये दोनों अवामिल मौजूद हों वहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्याम सबसे ज़्यादा मौजूद रहता है। और इसके साथ साथ अगर वहाँ पर क्लाइमेट जो है वो मॉइस्चराइज किस्म का, मरतूब किस्म की आबो हवा, तो वहाँ कपड़ा अच्छे तरीके से जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेहतर तरीके से फ्लोरिश करती है, जैसा कि पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कराची वगैरह के एरिया। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, खाम माल की दस्तियाबी। तो खाम माल में आपको पता है कि कॉटन का जो हमने पढ़ा था कि इसके लिए खाम माल जो होता है वो रॉ कॉटन होता है, खाम कपास होती है, और खाम कपास जो है वो इसकी जिसको रुई पैदा करने वाले ममालिक में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा सूदमंद रहती है, क्योंकि नकलो अमल पर आने वाला खर्चा बच जाता है और खाम माल की फराहमी में दुश्वारी पेश नहीं थी। इसी वजह से अब ये सन्नत जो है वो कॉटन जो फाइबर पैदा करने वाले ममालिक हैं, USA, रूस, चीन, इंडिया, मिस्र, पाकिस्तान और ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। फिर है फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। तो जो पारचा बाफी की सन्नत है या जो सूती कपड़े की सन्नत है, इसमें अहम जो एलिमेंट है वो क्लाइमेट है, और मॉइस्चराइज यानी ह्यूमिड क्लाइमेट इस इंडस्ट्री के लिए साजगार है, क्योंकि जो मरतूब एटमॉस्फेयर होता है इसमें धागा टूटता नहीं है। लिहाजा इब्तिदा में ये सन्नत जो मॉइस्चराइज या कदरे सर्द इलाकों में कायम हुआ है, गर्म खुश्क इलाकों में कारखानों के अंदर मसनूई तरीके से मरतूब एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, मॉइस्चराइज किस्म का एटमॉस्फेयर, लेकिन इससे खर्चा बढ़ जाता है और ख़ास तौर पर सर्द खुश्क आबो हवा में खर्चा बहुत बढ़ जाता है। इस तरीके से आमतौर पर 10% खर्चा, यानी मॉइस्चराइज किस्म का आप मॉइस्चर पैदा करेंगे तो उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा आएगा। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो इसमें भी हमने पढ़ा था कि इस सनत के लिए पानी की वाफर मिकदार दरकार होती है, क्योंकि बहुत सारे मराइल मसलन कपड़ा धोने, रंगने, कल्प वगैरह करने के लिए साफ़ और मीठा पानी काफ़ी मिकदार में इस्तेमाल। आमतौर पर ये सनत ज़्यादातर जो है वो साहिल समंदर यानी कोस्टल एरियाज, दरियाओं या झीलों के किनारे कायम की जाती है। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी, सस्ती बिजली, जो कि कोल से या आप कह सकते हैं कि हाइड्रो से, सोलर से और थर्मल से जो है वो इसके लिए चीप यानी सस्ती बिजली बहुत ज़रूरत होती है सनत की तरक्की के लिए। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल सरमाया। तो दिगर जो इंडस्ट्री है इसकी तरह इस इंडस्ट्री के क्याम के लिए वाफर सरमाया और कारखानों के क्याम के लिए ज़रूरी मशीनरी की दस्तियाबी का बड़ा अमल दाखिल होता है, यानी हमें वाफर सरमाया यानी मशीनरी खरीदने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। फिर स्किल लेबर में हम कह सकते हैं तरजीह याफ्ता अमला, अगरचे आजकल तमाम काम जो है वो ऑटोमेटिक किस्म की मशीनों से सर अंजाम पाता था, फिर भी मुख्तलिफ मराइल में जो है वो स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा कसीर तादाद में स्किल्ड जो टेक्नीशियंस हैं, लेबर हैं, इनका होना और अच्छे कारीगर का होना बहुत ज़रूरी है, जो खुदकार मशीनों के बावजूद आला और म्यारी कपड़ा तैयार नहीं हो सकता। इसके लिए हमें स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। फिर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। तो इसमें हमने पढ़ा था कि खाम माल को कारखाने तक लाने और तैयारशुदा जो गुड्स हैं या जो कपड़ा है इसको मुकामी मार्केट तक पहुंचाने और इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई के लिए बेहतर और जदीद ज़राए नकलो अमल के फ़रोग़ के लिए बहुत ज़रूरी है। बरतानिया और जापान में ये सनत इसलिए ज़्यादा तरक्की के उनके पास जदीद किस्म का ज़राए नकलो अमल यानी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम है। फिर है मार्केट एंड डिमांड। तो मंडी की सहूलत सनत के क़याम और फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती है और तैयारशुदा माल के लिए मुकामी और बैरूनी मुल्कों में मांग सनत के फ़रोग़ के लिए बड़ा नुमाया किरदार अदा करती है। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल्स। तो कॉटन
जो क्लॉथ की धुलाई, सफाई, रंगाई और छपाई के मुख्तलिफ मराइल के लिए केमिकल्स और रंगों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कलर्स की, लिहाजा सस्ते दामों, आला और म्यारी केमिकल्स की दस्तयाबी सनत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर है गवर्नमेंट इंसेंटिव। तो गवर्नमेंट जो है वो फैक्ट्री मालकान को, जो मिल्स मालकान हैं, जो कपड़े तैयार करते हैं, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालकान हैं, उनको मुनासिब निर्खों पर कर्जे देती है कम इंटरेस्ट पर, ताकि वो अपनी सनत को फ्लोरिशिंग कर सकें। तो गवर्नमेंट इंसेंटिव भी जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो हमने इसमें पढ़ा था कि although cotton textile industry has widespread in the world, but only 40 countries manufacture cotton textile at large scale। कि अगरचे सूती कपड़े की सनत आप कह सकते हैं कि दुनिया के बहुत से ममालिक में फैल चुकी है, लेकिन 40 के करीब ऐसे ममालिक हैं जहाँ सूती कपड़े की सनत ने जो वो ज़्यादा नुमाया मुकाम हासिल किया, वहाँ लार्ज पैमाने पर जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और ये बैनुल अक़वामी मार्केट में जो एक्सपोर्ट भी करते हैं। अमंग दीज कंट्रीज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और एज फॉलोज, जिसमें फर्स्ट है चाइना है, सेकेंड इंडिया, थर्ड जापान, फोर्थ वन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, फिफ्थ रशियन फेडरेशन, सिक्स यूनाइटेड किंगडम यूके, सेवेंथ ब्राज़ील, एट इजिप्ट और नाइन्थ पाकिस्तान। तो ये मेन जो ममालिक हैं इनके बारे में यहाँ पर जो है वो इम्पॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें चाइना जो है वो सर फहरिस्त, और उसके बाद इंडिया है, फिर जापान है, फिर यूएसए है, रशियन फेडरेशन यानी ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्राज़ील, इजिप्ट और पाकिस्तान। फिर मैंने मैप की मदद से भी आपको दिखाया था कि ये चाइना का, फिर पाकिस्तान, ये जापान, रशिया, ये सारे मैप की मदद से भी मैंने शो किया था। फिर मैंने आपको कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स बाय कंट्रीज परसेंटेज जो है वो पाई ग्राफ की मदद से भी दिखाई थी, और पाई ग्राफ की मदद से आपने देखा था कि इसमें सारे फहरिस्त अगर देखें तो वेस्ट जो चाइना है, कंट्री के लिहाज से चाइना है, चाइना की परसेंटेज जो है वो 29.8% है। फिर है वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है 32.1, उसमें बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। फिर यूएस अदर कंट्रीज में 15.6 आते हैं, जबकि इंडोनेशिया 1.5%, अरब कंट्रीज जो है 2.3%, जहाँ कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स बाई कंट्री, जिन ममालिक को एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करता है 2.9%, जापान 2.9%, टर्की 3.8%, कोरिया 4.1%, इंडिया 4.1% और यूएसए जो है वो 5% के करीब जो है वो कॉटन टेक्सटाइल जो गवर्नमेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो है वो एक्सपोर्ट करता है। फिर मैंने टेबल्स की मदद से आपको दिखाया था कि चाइना की जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है वो 50.20% है, जबकि गारमेंट प्रोडक्शन जो है चाइना की 47.20% के करीब है। और जिसमें पाकिस्तान के हवाले से मैंने बताया था कि पाकिस्तान की 3% है टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और इसकी पाकिस्तान की जो गारमेंट प्रोडक्शन और 3.1% की करीब है। इस तरह मुख्तलिफ ममालिक का मैंने टेबल की मदद से शो किया था। अब हम आज की लेक्चर की तरफ आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लेक्चर 18 वीक 10 के लिए देखें तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन अबाउट वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो ऊनी कपड़े की सन्नत है, उसके सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पेश करना है। फिर है फेवरेबल फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो गर्म यानी ऊनी कपड़े की सन्नत है, इसके लिए फेवरेबल फैक्टर्स कौन से हैं, सूटेबल फैक्टर्स कौन से हैं। और थर्ड में हमने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो ऊनी कपड़े की सन्नत है इसकी तकसीम किस तरह की है और इसकी पैदावार ममालिक कौन कौन से हैं और सारे फहरिस्त कौन सा है। उसके बाद टॉप 10-20 ममालिक को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले
ہم دیکھتے ہیں انٹروڈکشن وولن ٹیکسٹائل انڈسٹری کی انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں کہ وولن ٹیکسٹائل انڈسٹری جو اونی کپڑے کی صنعت ہے اس کی انٹروڈکشن کیا ہے. انٹروڈکشن میں دیکھتے ہیں تو مین ہیز بین یوزنگ وول فار ہز کلودنگ بیفور دی برتھ آف کرائسٹ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اونی کپڑے کے استعمال اونی کپڑوں کا استعمال جانتا تھا. It is mainly used in temperate or cold regions. یہ اونی کپڑا جو ہے وہ زیادہ تر معتدل اور سرد جو خطے ہیں دنیا کے وہاں پر استعمال میں زیادہ ہوتا ہے. Its use in winter is also common in tropical areas. اس کے علاوہ جو ٹراپیکل ایریاز ہیں وہاں پر موسم سرما میں بھی یہ کپڑا یعنی جو وول ہے وہ استعمال ہوتی ہے. It prevents the escape of heat from the body. اونی کپڑے کی یہ خاصیت ہے کہ یہ باڈی سے ہیٹ کو پریونٹ ہونے سے اس کو خارج ہونے سے روکتا ہے. آلسو پرسپیریشن ٹو پاس تھرو. پھر اونی کپڑے کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں سے جو پسینہ وغیرہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ گزر جاتا ہے تھرو اینڈ ڈز ناٹ گیٹ وٹ ایزیلی فرام رین. اور بارش وغیرہ اگر ہو جائے تو یہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ بھیگتا نہیں ہے. وول ایز آ را مٹیریل. اس کے لیے اون جو ہے وہ جو کہ بھیڑ بکریوں سے کلیکٹ کی جاتی ہے تو اس کا را مٹیریل جو ہے وول ہے اون ہے. از امپیور جو کہ بیسکلی آپ دیکھیں تو وہ امپیور نہیں پیور نہیں ہوتی بلکہ امپیور ہوتی ہے. اینڈ ہائیلی ویریبل فائبر اور بہت قیمتی قسم کا یہ ریشہ ہوتا ہے. اینڈ از سولڈ ان دا فارم آف فلیس وول. اور زیادہ تر کپڑا جو ہے وہ فلیس وول کی شکل میں جو ہے وہ سولڈ کیا جاتا ہے بیچا جاتا ہے. کلپ فرام دا شیپ. اور یہ کس سے حاصل کیا جاتا ہے جو بھیڑ بکریوں سے اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے. آفٹر ارائیونگ ان دا مل جو ہی یہ وول جو ہے وہ اس کو ملوں میں فیکٹریوں میں کارخانوں میں اس کو لایا جاتا ہے. دا وول انڈر گوز آ کلیننگ پروسیس. تو اس اون کو جو ہے وہ سب سے پہلے اس کی صفائی کا عمل کیا جاتا ہے. دیٹ شرنکس اٹس ویٹ بائی 1/3. اس کے وزن کو جو ہے وہ شرنک کیا جاتا ہے. دھونے کے بعد وہ شرنک ہو جاتی ہے. اور ایون اپ ٹو 2/3 ڈیٹ. اور اس میں سے 2/3 جو ہے وہ اس گندگی جو اس کے اندر ڈسٹ ہوتی ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے جو اس کے اندر. اینڈ گریس از ریموو فرام را وول. اور اس خام اون سے گریس وغیرہ جو اس کے اندر چکناٹ وغیرہ ہوتی ہے ڈسٹ گندگی غلاظت لگی ہوتی ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے. آفٹر کلیننگ صفائی کے بعد اسپیننگ کیا جاتا ہے اس کو ویونگ کیا جاتا ہے. اینڈ فنیشنگ از ڈن. دا وولن انڈسٹری پروڈیوسز varieties of cloth with different types of raw wool by using long fibers of merino sheep. دنیا کی جو قیمتی بھیڑ ہے جس سے قیمتی قسم کی اون حاصل کیا جاتا ہے اس کا نام ہے مرینو شیپ. اس سے جو ہے وہ لانگ فائبر ریشہ حاصل کیا جاتا ہے. وارسٹڈ کلوتھز آر پروڈیوس. اور اس سے دنیا کے قیمتی کپڑے سویٹرز وغیرہ تیار کی جاتی ہیں. ٹویڈ بلینکٹس. ٹویڈ تیار کیا کمبل فلینل آر پروڈیوسڈ بائی یوزنگ شارٹ فائبر. جبکہ جو کم ریشو اس سے ٹویڈ بلینکٹ فلینل اور شارٹ جو فائبرز ہے اس سے ان کا جو کم ریشہ ہے درمیان جو چھوٹا ریشہ اس سے تیار کیا جاتا ہے. کارل وولن کلاتھ جس کو ہم اونی کپڑا بھی کہتے ہیں. تو یہ تھا انٹروڈکشن میں کہ انسان اون کا استعمال جو زمانہ قبل مسیح سے وہ جانتا تھا اور اس کا استعمال سرد ممالک میں زیادہ ہوتا ہے جبکہ معتدل خطے میں صرف سردیوں کے موسم میں اونی کپڑے کا استعمال ہوتا ہے. اونی جو کپڑا ہے لباس ہے مخصوص خصوصیات کامل ہوتا ہے اور اونی کپڑا جسم کو حرارت مہیا کرتا ہے اور انسانی حرارت کو خارج نہیں ہونے دیتا اور بارش میں جلدی یہ بھیگتا نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسپرٹ کا خیال ہے کہ جو وول کلوتھز ہیں یا وول جو اونی کپڑے کا استعمال دنیا میں سوتی کپڑے کے استعمال سے پہلے شروع ہوا. یعنی کاٹن جو ٹیکسٹائل ہے کاٹن سوتی کپڑا اس سے پہلے اونی کپڑے کا استعمال ہوا اور ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی مانگ میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اون کے حصول کا بڑا ذریعہ بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں اور جب اسے بھیڑ سے حاصل کیا جاتا ہے تو اون آلودہ ہوتی ہے. اس میں
مٹی چکناٹ اور گرد و غبار ہوتا ہے، لہذا سب سے پہلے اسے دھویا جاتا ہے تاکہ صاف ہو جائے، اور پھر لمبے ریشے کو الگ کر لیا جاتا ہے اور اس سے اعلیٰ قسم کا داغا تیار کیا جاتا ہے جو عمدہ قسم کا کپڑا تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور چھوٹے ریشے سے موٹا داغا تیار کیا جاتا ہے، کمبل اور قالین وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا انٹروڈکشن۔ اب ہم آتے ہیں اس کے پکچرز کی طرف۔ تو وولن ٹیکسٹائل انڈسٹری میں یہ دیکھیں، یہ وول پڑی ہوئی ہے، یہ را وول ہے، اس کو دیکھیں مختلف پروسیس سے مشینوں کے ذریعے سے گزارا جا رہا ہے، اور گزارنے کے بعد یہ دیکھیں یہ سے وولن کلاتھ تیار ہوا ہے، جی اونی کپڑا تیار ہوا ہے۔ یہ آپ کے سامنے کپڑے کو دکھایا گیا ہے، یہ بلینکٹ ہے اس کو دکھایا گیا۔ اس کے بعد فیوریبل فیکٹرز ریکوائرڈ فار وولن ٹیکسٹائل انڈسٹری، جو وولن ٹیکسٹائل ہے، جو اونی کپڑا ہے، تو اس کے لیے فیوریبل فیکٹرز کون کون سے ہیں، کس قسم کی فیکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو سب سے پہلے ہے را مٹیریل، جس کو خام مال کہتے ہیں۔ تو خام مال اس کا کیا ہے؟ را وول ہے۔ تو پلینٹیفل سپلائی آف را مٹیریل آف بیسٹ کوالٹی، یعنی اعلیٰ قسم کا شیپ وہ اس کے لیے بیسٹ ہوتا ہے، یعنی اون جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی صاف ہو۔ پھر ہے سیکنڈ واٹر ریسورسز۔ تو واٹر ریسورسز میں چونکہ اس کو صاف کرنا ہوتا ہے، تو صاف کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اون ابتدائی مراحل میں ریت مٹی چکنائی وغیرہ سے آلودہ ہوتی ہے، لہذا آلودگی دور کرنے کے لیے وافر پانی درکار ہوتا ہے، لہذا اس ضرورت کے پیش نظر جو وولن ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ زیادہ تر دریاؤں جھیلوں کے کنارے اور کوسٹل ایریاز پر لگائی جاتی ہے، اس سے مال کی ترسیل میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ پھر ہے چیپ اینڈ اسکل لیبر، تو سستا اور ہنرمند مزدور۔ اگرچہ موجودہ دور میں خود کار مشینوں کی وجہ سے بہت آسانی ہوگی اور پیداوار بھی میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا، لیکن جو اسکل لیبر ہے وہ کپڑے کی اعلیٰ کوالٹی میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں، لہذا کئی ممالک میں ووکیشنل انسٹیٹیوٹس قائم کیے گئے ہیں تاکہ کپڑے کا معیار بہتر ہو سکے۔ پھر ہے مارکیٹ فیسلٹی، منڈیوں کی دستیابی دیکھیں تو وولن پروڈکٹس کی کھپت کے لیے منڈیوں کو آنا ضروری ہے۔ خام اون کے لیے جو ناردرن ہیمسفیئر کے ممالک بڑی منڈیاں ہیں، یعنی جو رشیا کے علاقے ہو گئے، جو سرد علاقے ہیں، اور تیار مصنوعات کے لیے اندرونی جو ممالک ہوتے ہیں، جو انر کنٹریز ہوتے ہیں، ان کی کھپت کے بعد صدرن ہیمسفیئر کے ممالک جو جنوبی نصف کره کے ممالک ہیں، جس میں شمالی ملکوں کی منڈیاں ہیں، کیونکہ اونی جو اونی کپڑا ہے اور اس کی مصنوعات 90% جو وہ ناردرن ہیمسفیئر کے جو سرد ممالک ہیں، جو ٹیمپریٹ ریجنز اور کولڈ ریجنز میں آتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ وولن ٹیکسٹائل زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ پھر ہے کلائمیٹ، تو اس کے لیے کس قسم کی کلائمیٹ چاہیے؟ تو کلائمیٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وولن جو پروڈکٹس ہیں، چونکہ سردی کے موسم میں استعمال کی جاتی ہیں، لہذا وولن کلاتھز کی صنعت سرد ممالک میں بڑی تیزی سے نشوونما پاتی ہے۔ صدرن ہیمسفیئر کے ممالک آسٹریلیا جو ہو گیا، نیوزی لینڈ، ارجنٹائن اور ساؤتھ افریقہ دنیا کی 75% جو ہے وہ وول پیدا کرتے ہیں، لیکن کم آبادی اور معتدل آب و ہوا سے وہاں پر اونی کپڑے کی 90% صنعت جو ہے وہ وہاں سے وہ کپڑا ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ناردرن ہیمسفیئر کے سرد ممالک کو۔ پھر ہے مینز آف ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن، تو نقل و حمل کے بہتر ذرائع جو ہیں وہ صنعت کی ترقی پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ وول جو ہے وہ دور دراز کے ممالک سے جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر جو چروائے ہوتے ہیں ان سے وہ کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد وہ وول جو ہے وہاں دور دراز کے علاقوں سے سمندری راستے سے امپورٹ کی جاتی ہے اور مصنوعات ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، اور ان کاموں کے لیے سستے اور تیز رفتار ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کا سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر ہے اویلیبلٹی آف ہیوج کیپیٹل، تو اس کے اونی کپڑے کی صنعت کے لیے جو ہے تمام صنعتوں کی طرح وولن ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بڑے بڑے کارخانوں کے قیام اور مشینری کی خریداری کے لیے وہ ہیوج کیپیٹل کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سرمایہ کے بغیر صنعت کا پہیہ نہیں چلتا، اور اس کے ساتھ ساتھ
जदीद मशीनरी की दस्तियाबी भी एक अहम मसला है, क्योंकि तमाम ममालिक जो है वो जदीद मशीनरी तैयार नहीं कर सकते। फिर है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इस कपड़े सनत की तरक्की के लिए जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, जो आप कह सकते हैं कि फास्ट, चीप एंड एफिशिएंट किस्म का जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी चाहिए, परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, स्पॉन्सरशिप ऑफ गवर्नमेंट। ये फैक्टर्स हैं जो कि इस सनत में अहम किरदार अदा करती हैं। गवर्नमेंट की इंसेंटिव भी, कर्जाजात भी चाहिए जो इस सनत में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद है द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में सूती कपड़े की सनत की तकसीम और उसकी सूती नहीं, ऊनी कपड़े की सनत की तकसीम और उसकी पैदावारी ममालिक के बारे में बताया गया है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ क्वांटिटी वुलन इंडस्ट्री इज लिमिटेड। क्वांटिटी की बुनियाद पर आप देखें तो वुलन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, ऊनी कपड़े की जो सनत है, लिमिटेड है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली एट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ यूरोप। और ये यूरोप के कुछ मखसूस इलाकों तक जो है वो लिमिटेड है। नॉर्थ अमेरिका में है एंड नॉर्थ ईस्ट साउथ एशिया में है और शुमाल मशरकी जनूबी एशिया में है। मॉडर्न वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन सेंट्रल यूरोप। जो जदीद ऊनी कपड़े की सनत जो जिसने तरक्की की वो वस्ती यूरोप के अंदर एंड आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुई, यानी जब से ये सनती इनकलाब आया उसके बाद इट वाज स्प्रेड इन यूके, ये यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन में फैली। देन इट स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज, फिर ये यूरोपीय ममालिक में फैलती गए हैं, नॉर्थ अमेरिका, शुमाली अमेरिका में एंड एशियन कंट्रीज के अंदर ये सनत जो है वो तेजी के साथ फैली है। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में भेड़ें चूँकि ज़्यादातर जो है वो मोतदिल यानी टेम्परेट रीजन के इलाकों में पाई जाती हैं, ऊनी कपड़े और मसनूआत का इस्तेमाल ज़्यादातर सर्द ममालिक में ज़्यादा होता है, लिहाजा ये सनत ज़्यादातर इन ममालिक में है जहाँ इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जबकि वूल जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटाइन और साउथ अफ्रीका से जो वो इंपोर्ट की जाती है, ये ममालिक जो है वो इंपोर्ट करते हैं। अब हम आते हैं कि इम्पॉर्टेंट वूलन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अहम जो ऊनी कपड़ा तैयार करने वाले ममालिक हैं उसमें सबसे पहले है ग्रेट ब्रिटेन, यूके है, सेकंड चाइना है, थर्ड जापान, फोर्थ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, फिफ्थ रशियन फेडरेशन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रशिया वगैरह, इंडिया, फिर है जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, लेकिन इन ममालिक चूँकि ये टेम्परेट रीजन्स में आते हैं, ये अपनी ज़्यादातर इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर सूडान है, टर्की है और अर्जेंटीना है। तो यहाँ इन ममालिक में रॉ वूल भी मौजूद है और इसकी प्रोडक्ट्स भी तैयार की जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये इस मैप के मैप ऑफ वुलन टेक्सटाइल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें यूके को देखते हैं तो यूनाइटेड किंगडम ऊनी कपड़े की सनत में या जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें इसका एक अहम काम है। इट इज़ एन ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड ब्रिटेन had monopoly in woolen textile industry before the World War II. Great Britain has to import a large amount of wool from Australia, ये ऑस्ट्रेलिया से import करता है, न्यूजीलैंड to feed her woolen mills. The biggest center of woolen textile is Yorkshire. Besides this, Bradford, Halifax, Herders Field are also the important centers of Halifax. Herders और Field are also the centers of woolen fabrics, जहाँ पर सूती कपड़े की मसनूआत तैयार की जाती हैं। उसके बाद सेकंड की तरफ आते हैं तो वो चाइना है। चाइना आप देखें तो चाइना के हवाले से चाइना जो है द ट्रेडिशनल हैंड वूलन type of wool manufacturing produces process was widespread in China before the revolution of 1949. After revolution, wool manufacturing was largely replaced by machine industry. तो ये
इन ममालिक में मशीन इंडस्ट्री जब 1949 के बाद इस मुल्क ने भी इस सनत में नुमाया तरक्की की है। फिर हम देखते हैं और इसके इम्पॉर्टेंट जो इलाके हैं वो जहाँ पर ये वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिसमें शंघाई है एंड कैंटन आर मेजर वूल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स आर इन चाइना, ये चाइना में। फिर है जापान, तो जापान सिक्योर सेकंड पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ वूल यार्न एंड फैब्रिक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में सेकंड पोजीशन है इसकी, जो कि वूल या यानी ऊनी धागा और उसके कपड़े तैयार करता है। और woolen industry is one of the major manufacturing industry in Japan, and the major wool producing centers are located within Tokyo, Yokohama, Nagoya, कोबी, ओसाका एंड हेमाजी एंड नागासाकी वगैरह जो है वो इम्पॉर्टेंट इसके वुलन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग जो है वो सेंटर्स हैं। फिर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको यूएसए कहते हैं, तो यूएसए भी जो है वो आप कह सकते हैं कि आल्सो वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रीच हेयर लेट, बट टुडे अबाउट एवरी स्टेट्स हैज वुलन मिल्स हैं। इसमें फिलाडेल्फिया इज लार्जेस्ट सेंटर ऑफ वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यूएसए हैज टू इम्पोर्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वूल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट करता है, न्यूजीलैंड एंड अर्जेंटीना से। उसके बाद है ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को दिखाया गया। उसके बाद फिर है इंडिया, रशियन फेडरेशन, तो रशियन फेडरेशन आफ्टर 19 ये रशिया है, तो आफ्टर 1991 द फॉर्मर यूएसएसआर हैज बीन डिवाइडेड इन डिफरेंट independent states, as so production of woolen fabrics has declined and Russian Federation is fulfilling its demand from other independent states of Commonwealth। पहले ये 1990 में जब इसकी स्टेट्स टूट गई और ये रशिया बन गया और यूनाइटेड जो जिसको यूएसएसआर कहा जाता था वो उसका सिलसिला ख़त्म हुआ, तो अब ये है कि इसकी जो वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो भी अब ये दुनिया के दूसरे मामले, लेकिन उससे पहले इसकी दुनिया में मोनोपोली थी। फिर आते हैं इंडिया की तरफ, तो इंडिया अगर देखें तो इस इंडस्ट्री में वुलन मैन्युफैक्चरिंग वाज एज ओल्ड कॉटेज industry in India, northwestern states, particularly Valley of Kashmir, is notable, while first modern woolen textile mill was established in 1876 in कानपुर में। इसके अलावा पंजाब, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश आर foremost producers of woolen goods in India, and together they account for 73% of the टोटल स्पिंडल एज कैपेसिटी। इसके अलावा इंडिया में भी और फिर देखते हैं तो जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ आप देखें तो ये ऊपर जर्मनी, फिर ये यूरोप के अंदर फ्रांस वगैरह, इन ममालिक में भी ये सनत बहुत इसने ग्रोथ किया है। फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो हैं, यहाँ पर जो है वो रा वूल बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होती है और ये जो है वो मैन्युफैक्चर भी कहते हैं वुलन जो वो क्लॉथ्स वगैरह। फिर है टर्की, सूडान और अर्जेंटीना वगैरह, ये अर्जेंटीना है, फिर टर्की है, ये सूडान वगैरह यहाँ पर भी, और साउथ अफ्रीका में भी ऊनी कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया जाता, कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ से जो प्रोडक्ट्स हैं ये दूसरे ममालिक को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और ख़ास करके जो नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए है, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से जो है वो रा वूल मंगवाता है। अभी मैप के बाद अब आप देखें तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज 2015 इन टन, तो इसमें सरफरीज जो है वो वूल जो पैदा करता है वो ऑस्ट्रेलिया है, फिर चाइना है, यूएसए है, न्यूजीलैंड है, अर्जेंटीना है, टर्की है, ईरान, यूके, इंडिया, और आप कह सकते हैं कि ये यूएसएस
यूएस तो इन ममालिक को दिखाया गया है और इसमें इंडिया है, इनकी पैदावार को भी दिखाया गया है। और सूडान वगैरह देखें, इन सब की पैदावार को इन टन्स में दिखाया गया है। उसके बाद टास्क आज क्या है कि राइट द नेम्स ऑफ वुलन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उनके नाम लिखने हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल द वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसको डिटेल के साथ डिस्क्राइब भी करना है। और राइट सूटेबल फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो फैक्टर्स हमने पढ़े इनको आपने डिटेल के फैक्टर्स को आपने याद करना है। ये था जो आपका लेक्चर। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।